हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद कार। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे एराइल हैलाइड। इनफैक्ट अब हम 12th क्लास शुरू कर रहे हैं। 12th क्लास में जो फर्स्ट चैप्टर है वो है एल्काइल हैलाइड एंड एराइल हैलाइड। लोग जनरली एल्काइल हैलाइड पढ़ाते हैं, देन एराइल हैलाइड पढ़ाते हैं। एनसीईआरटी में भी पहले एल्काइल हैलाइड है, देन एराइल हैलाइड है, बट हम पहले एराइल हैलाइड पढ़ाते हैं। वजह यह है एराइल हैलाइड का बहुत कुछ चीजें सिमिलर है ईएएस से, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन से, और इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन बच्चों का पढ़ा हुआ रहता है, इसलिए एराइल हैलाइड को समझना थोड़ा आसान हो जाता है। और एराइल हैलाइड पढ़ने के बाद फिर हम एल्काइल हैलाइड पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे एराइल हैलाइड पार्ट 1। छोटा लेक्चर होगा और इसका अगला लेक्चर थोड़ा बड़ा होगा। एराइल हैलाइड बोलते किसको है? एराइल हैलाइड। एरोमेटिक रिंग के साथ अगर हैलोजन जुड़ा रहे तो उसको बोलते हैं एराइल हैलाइड। एरोमेटिक रिंग के साथ जब हैलोजन जुड़ा रहे, एरोमेटिक रिंग के साथ हैलोजन जुड़ा हुआ है, इसको बोलेंगे एराइल हैलाइड। ये कोई भी हो सकता है, फ्लोरीन भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है और आयोडीन भी हो सकता है, एराइल हैलाइड कहलाएगा। एराइल हैलाइड का प्रिपरेशन की बात करें, कैसे बनता है एराइल हैलाइड, तो ये हम पढ़ चुके हैं। कहाँ? इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में हम पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में बेंजीन रिंग है, हैलोजन ले लें, लुईस एसिड ले लें, हैलोजिनेशन हो जाता है, यहां से H+ निकल जाता है, यहां पे X+ आ जाता है, हैलोबेंजीन बन जाता है। बेंजीन का ब्रोमीन FeBr3 लुईस एसिड के साथ रिएक्शन कराओ, हैलोबेंजीन या हैलोएरीन भी बोलते हैं इसको, बन जाता है। तो प्रिपरेशन हम पढ़ चुके हैं ईएएस में। अब देखते हैं हम रिएक्शन। किसका रिएक्शन? हैलोबेंजीन का रिएक्शन या एराइल हैलाइड का रिएक्शन। तो जो एराइल हैलाइड होता है बहुत ही कम रिएक्टिव होता है। एराइल हैलाइड आर एक्सट्रीमली लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। एनसीईआरटी का लाइन है ये, एराइल हैलाइड आर एक्सट्रीमली लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तो हम लोग पढ़े थे, होता भी था, बट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं के बराबर होता है या बहुत कम होता है। थोड़ा होता है बट बहुत कम होता है, इसलिए मैंने लिखा एक्सट्रीमली लेस रिएक्टिव। ऐसा नहीं है कि एकदम इनर्ट ही होता है, कम रिएक्टिव होता है, रिएक्शन होता है बट कम होता है। कौन सा रिएक्शन होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कम होता है, बट कम में कौन कौन होता है वो हम पढ़ेंगे इस लेक्चर के अंदर, इस लेक्चर में या अगले लेक्चर में। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि एराइल हैलाइड का लेस रिएक्टिव होने का वजह क्या है? ध्यान देना, लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मतलब न्यूक्लियोफाइल आएगा, इस पे न्यूक्लियोफाइल आएगा और न्यूक्लियोफाइल निकलेगा, मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के टुवर्ड्स एराइल हैलाइड एक्सट्रीमली नॉन रिएक्टिव होता है, एक्सट्रीमली लेस रिएक्टिव होता है। क्यों? उसका 4 वजह है। रीजन 1, 2, 3, 4। सबसे पहली बात हम स्टार्ट करते हैं 4th रीजन से। जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो इलेक्ट्रॉन रीच होता है, और ये जो बेंजीन है ये भी होता है इलेक्ट्रॉन रीच, क्योंकि इसमें 3 लूजली बॉन्डेड पाई बॉन्ड होता है। यहां पे इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होता है। इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड मतलब इलेक्ट्रॉन रीच। न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना है इलेक्ट्रॉन रीच स्पेसिस पे, मुश्किल होगा या नहीं होगा? क्योंकि न्यूक्लियोफाइल खुद इलेक्ट्रॉन रीच है और वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट खोजेगा, ना कि इलेक्ट्रॉन रीच। तो बेंजीन पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना ही मुश्किल है, इसलिए एराइल हैलाइड पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक मुश्किल है, इसलिए न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं करेगा।
तो रिएक्शन कैसे होगा? न्यूक्लियोफाइल अटैक करता और यहां से X माइनस निकलता, तभी बोलते हैं ना न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। बट न्यूक्लियोफाइल चूंकि यहां पे इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, यहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, जिसकी वजह से न्यूक्लियोफाइल अटैक करने का कोशिश ही नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या होगा? रिएक्शन बहुत स्लो होगा या रिएक्शन नहीं होगा। देखो क्या लिखा है, रिपल्सन बिटवीन न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ऑफ बेंजीन। रिपल्सन बिटवीन न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ऑफ बेंजीन। आगे चलकर हम ये भी पढ़ेंगे कि अगर इसी बेंजीन रिंग में ढेर सारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दो तो क्या करेगा? इसके अंदर का जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है उसको पंप करके इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बाहर कर देगा, इलेक्ट्रॉन को, यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर देगा। वैसे केस में न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है, बट वो तो स्पेशल केस है, पढ़ेंगे आगे। जनरली न्यूक्लियोफाइल का अटैक इलेक्ट्रॉन रिच बेंजीन रिंग पे नहीं होता है, इसलिए एराइल हैलाइड का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कम होता है या एक्सट्रीमली लेस रिएक्टिव होता है एराइल हैलाइड टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इसके बाद आते हैं फर्स्ट पॉइंट पे, रेजोनेंस इफेक्ट। ये जो एराइल हैलाइड है, जो हैलाइड के पास लोन पेयर है, ये लोन पेयर इस बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस कर रहा होता है। ये रेजोनेंस भी बहुत हद तक रिस्पॉन्सिबल है इस एराइल हैलाइड को न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के टुवर्ड्स कम रिएक्टिव बनाने के लिए। एक्चुअली होता क्या है, अगर सब्स्टिट्यूशन होना होगा तो यही X माइनस ना निकलेगा और यहां पे न्यूक्लियोफाइल आना चाहिए। ये X के पास जो लोन पेयर है रेजोनेंस कर लेता है बेंजीन रिंग के साथ, जिसके वजह से यहां पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। अब यहां पे जब डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया रेजोनेंस के कारण, तो X का निकलना तो मुश्किल हो गया, क्योंकि सिंगल बॉन्ड के जगह सिंगल बॉन्ड से ज्यादा दो बॉन्ड के तरफ हो गया, मतलब यहां पे थोड़ा पार्शियल डबल बॉन्ड हो गया। तो यहां के डबल बॉन्ड कैरेक्टर के कारण ये निकल नहीं पाता है, इसलिए भी ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के टुवर्ड्स लेस रिएक्टिव होता है। सेकंड रीजन, हाइब्रिडाइजेशन। अगर ये एल्काइल हैलाइड होता, ये देखो ये एल्काइल हैलाइड है, ये कार्बन sp3 है और ये कार्बन sp2 है। इस X का निकलना आसान है, इस X का निकलना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि यहां पे जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड में हैलोजन का p ऑर्बिटल, इस बॉन्ड में हैलोजन का p ऑर्बिटल इन्वॉल्व है, बट इस कार्बन का sp2 और इस कार्बन का sp3 इन्वॉल्व है। sp3p बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड लॉन्गर होता है, और ये जो sp2p बॉन्ड है जो ये शॉर्टर होता है। शॉर्टर होने की वजह से ये स्ट्रॉन्गर होता है और ये वीकर होता है, तो इसको टूटना मुश्किल होगा, इसको निकलना मुश्किल होगा। इस वजह से भी यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मुश्किल होता है। नेक्स्ट रीजन, इनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल केटाइन। SN1 में हम लोग देखते थे कि लिविंग ग्रुप निकल जाता था और उसके बाद न्यूक्लियोफाइल आता था। बताओ, सोचो अगर ऐसा कुछ हो कि ये लिविंग ग्रुप बन के निकल जाए तो क्या ये निकल पाएगा? अगर ये निकल जाएगा तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा और ये हाईली अनस्टेबल कार्बोकेटाइन होगा। क्यों हाईली अनस्टेबल कार्बोकेटाइन होगा? तुमको लग रहा होगा सर पॉजिटिव चार्ज तो रेजोनेंस में जाएगा। नहीं जाएगा पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस में। क्यों नहीं जाएगा पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस में? क्योंकि ये जो पॉजिटिव चार्ज इस ऑर्बिटल में है ये मोलिकुलर प्लेन में है, ये क्लाउड का पार्ट नहीं बन पाएगा, मतलब ये पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस में नहीं जाएगा। ऊपर से sp2 कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज हाईली अनस्टेबल। अगर ये स्टेबल होता तो ये X माइनस निकल जाता, पॉजिटिव चार्ज बनता, फिर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देता। लेकिन चूंकि ये हाईली अनस्टेबल है, इसलिए इनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल केटायन, इसके वजह से भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं हो पाता है। तो ये था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं हो पाता है इजिली। तो ये था थर्ड रीजन और ये है फोर्थ रीजन। तुमसे बोर्ड में पूछेगा एराइल हैलाइड का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के टुवर्ड्स लेस रिएक्टिव होने का वजह, ये चार लिखोगे। तुमसे IIT एडवांस में पूछेगा, नीट में पूछेगा, ओलंपियाड में पूछेगा एराइल हैलाइड का लेस रिएक्टिव होने का वजह, तो ये चारों का चारों स्टेटमेंट याद रखोगे। ठीक है। अब चूंकि हमने बोला कि एराइल हैलाइड लेस रिएक्टिव होता है, एक्सट्रीमली लेस रिएक्टिव होता है, लेकिन फिर भी कुछ रिएक्शंस कुछ पार्टिकुलर कंडीशंस में
होता है। जैसे कभी टेम्परेचर प्रेशर हाई रिक्वायर्ड होगा, कभी बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रिक्वायर्ड होगा। तो किस कंडीशन में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा और किस तरह से होगा, ये देखेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। आज का लेक्चर बस इतना ही, छोटा सा ही बस। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।